गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संज्ञा की क्या परिभाषा है। संज्ञा किसे बोलते हैं? संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी जाति या समूह तथा मन के भाव के नाम संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला? किसी व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वो आम आदमी भी हो सकता है, वो विशेष आदमी भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के नाम, किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकता है। पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, बुक हो सकता है, कॉपी हो सकती है, कुछ भी वस्तु। किसी जाति, कोई भी जाति हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, हाथी हो सकता है, कोई भी विशेष जाति जैसे ब्राह्मण जाति, शूद्र जाति, ये कोई भी जाति हो सकते हैं। या समूह, समूह का मतलब होता है जैसे बालकों का समूह सामने से आ रहा है। इसका मतलब कि एक झुंड में उन लोग आ रहे हैं। समूह का मतलब होता है झुंड। तो बालकों का समूह सामने से आ रहा है, यानी कि ये समूह जो है वो भी क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द है। तथा मन के भाव के नाम, मन के भाव के नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। मन का भाव, अब मन का भाव क्या चीज़ है? मन का भाव तो पता होना चाहिए कि क्या है मन का भाव, किसे बोलते हैं मन का भाव। जैसे कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो ललचा जाते हैं, तो जैसे हमारे में आता है कि काश मुझे वो सामान मिल जाता। तो ये जो लालच है हमारा, वो क्या है? मन का भाव है। दूसरा, हमें क्रोध आता है, तो जो क्रोध आता है, ये क्रोध क्या है? मन का भाव है। हमें ठंड लगती है, तो ठंड लगना, ठंड महसूस हो रही है हमें, वो भी क्या है? मन का भाव है। बहुत गर्मी पड़ रही है, ये भी क्या है? मन का भाव। ठीक है, मन का भाव उसे बोला जाता है जिसको हम क्या नहीं कर सकते, हम हाथ से छू नहीं सकते हैं, उस चीज़ को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? मन का भाव। ठीक, अब उदाहरण देखते हैं। मोहन पढ़ रहा है। मोहन एक लड़का है जो कि साधारण भी हो सकता है, विशेष भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मोहन है वो एक लड़के का नाम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? मोहन संज्ञा कहलाएगा। दूसरा क्या है? कुत्ता भौंक रहा है। ठीक, तो ये कुत्ता जो है वो एक जाति है कुत्ते की, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? कुत्ता जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद को प्रकार भी बोला जाता है, संज्ञा के प्रकार भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा को भी क्या है? 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा? किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है किसी विशेष व्यक्ति। व्यक्तिवाचक संज्ञा और साधारण संज्ञा में क्या अंतर है? क्या अंतर है? वहाँ भी तो मैंने लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति मैंने लिखा। उसका मतलब है कि जब मैंने यहाँ संज्ञा की परिभाषा लिखी थी तब मैंने क्या बोला था कि किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आम व्यक्ति भी हो सकता है, विशेष व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन मैं जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बता रही हूँ तब उस समय जो व्यक्ति रहेगा वो कोई विशेष व्यक्ति होगा, वो समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया होगा या समाज के लोगों को सच्चे राह पे चलना बताया होगा, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए क्या किए होंगे? लड़े होंगे, आज़ादी की लड़ाई लड़े होंगे। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? विशेष। ठीक है,
जो हमें क्या करते हैं, समाज की अच्छे अच्छे सीखें देते हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखते हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, विशेष व्यक्ति। क्योंकि आम व्यक्ति तो ये सब काम नहीं करते, हम और आप तो नहीं करते ना ये सब काम, ये कोई कौन करते हैं, विशेष लोग, है ना। तो इसमें क्या है, पहला क्या है कि विशेष व्यक्ति, जैसे महात्मा गांधी जी जो हमारे समाज के लिए लड़े थे, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, है ना। दूसरा कौन है, कबीरदास। कबीरदास क्या है, एक कवि है, ठीक है। वो दोहे लिखते हैं और दोहे के माध्यम से समाज की जो कुरीतियाँ हैं उस कुरीतियों को क्या करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये कबीरदास जो हैं वो एक विशेष व्यक्ति हैं, क्योंकि ये समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम कर रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। दूसरा क्या है, विशेष स्थान। विशेष स्थान, अभी मैं यहाँ पे एक उदाहरण बताऊँ संज्ञा में कि गुजरात जूनागढ़ में स्थित है, जूनागढ़ गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो गुजरात है, गुजरात विशेष है, जूनागढ़ विशेष नहीं होगा, क्योंकि गुजरात जो है वो जूनागढ़ जो है वो गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है। इसलिए जो गुजरात है वो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। दमन दीव जो है वो विशेष स्थान है जहाँ पे सारे लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है। दिल्ली एक विशेष स्थान है। दिल्ली विशेष स्थान क्यों है, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है ना। और लाल किला भी वही है दिल्ली में, जहाँ मुगलों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, इसीलिए क्या है कि दिल्ली विशेष स्थान में आएगा। अब विशेष वस्तु, विशेष वस्तु का क्या मतलब है, विशेष वस्तु का मतलब है हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे जो धर्म के लोग हैं वो जितने भी ग्रंथ पढ़ते हैं, जो अच्छी अच्छी पुस्तकें होती हैं वो सारी किसमें आती हैं, विशेष में आती हैं। जैसे रामायण, पुराण और गुरु ग्रंथ। बाइबल भी है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं पा रही हूँ मैं। बाइबल भी हमारा क्या है, विशेष ग्रंथ ही है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अब हम संज्ञा का दूसरा भेद देखेंगे। दूसरा भेद क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, किसी समूह, किसी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जातिवाचक है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्या किए हैं, हम लिखेंगे, ठीक है। तो किसी समूह, कोई भी समूह हो सकता है, वो चिड़ियों का समूह हो सकता है, वो जानवरों का समूह हो सकता है, वो इंसान का समूह हो सकता है, कोई भीड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई समूह होना चाहिए, ठीक है। वो समूह जब हम देखते हैं तो वो समूह का नाम जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगी। या किसी जाति, कोई भी जाति हो सकता है, कोई विशेष जाति, ब्राह्मण जाति भी हो सकता है, कायस्थ जाति भी हो सकता है, और कोई कुत्ते का जो एक अलग जाति होती है, एक डोंकी जो गधा बोलते हैं उसकी भी एक जाति होती है। तो ये सब जातियाँ जिसमें हम गिनते हैं वो, या हम जानते हैं जातियों को, ये जातियाँ क्या हो जाती हैं कि संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा में आती है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है कि व्यक्ति, पहला क्या लिखा है, व्यक्ति। जैसे व्यक्ति में क्या हो जाएगा, कोई भी मनुष्य, कोई भी पशु, कोई भी जलचर, कोई भी भीड़ या सेना जो है ये क्या हो जाएंगे, पूरे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। दूसरा क्या है, वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकता है, वो क्या हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, कटोरी भी हो सकती है, पुस्तक भी हो सकती है, डस्टर भी हो सकती है, पेन भी हो सकती है, और मिठाई भी हो सकती है, फल भी हो सकती है, सब्जी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो वो क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। तीसरा क्या है, स्थान। अब स्थान का विशेषता देखो कि कौन सा स्थान हम जातिवाचक संज्ञा में रख सकते हैं। जैसे बाजार, घर, गांव,
शहर, देश, विदेश, ये सारे जो हैं वो जातिवाचक हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण में आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखा है कि पक्षी चहचहा रहे हैं। अगर मैं बोलूँगी कि पक्षी चहचहा रहे हैं, एक वाक्य मैंने दिया और मैंने कहा कि इसमें से आप जातिवाचक संज्ञा जो शब्द है उसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के शब्द को रेखांकित कीजिए। तो आप क्या कर दोगे, फट से पक्षी पे क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे पक्षी को, क्योंकि पक्षी की एक जाति होती है। ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दूसरा क्या है, नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं। नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं। मैंने यहाँ पे कोई विशेष नदी या विशेष समुद्र का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। तो कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो नदी भी क्या है, एक नदी का एक जाति होता है और समुद्र का भी एक जाति होता है। नदी क्या होती है, समुद्र से छोटी होती है ना। तो ये जो है नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो ये जो नदियाँ और समुद्र है वो किस में आ जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। तीसरा उदाहरण जो मैंने लिखा है यहाँ पे कि मैं शहर से आज ही लौटा हूँ। मैं शहर से आज ही लौटा हूँ। तो ये जो सब सेंटेंस है हमारे, ये जो वाक्य है हमारा, इसमें क्या है, जो शहर है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। चौथा है रमा आम खा रही है। रमा आम खा रही है। आम एक फल है, ठीक है। आम को हम लोग इमली तो नहीं बोलेंगे, आम को हम लोग आम ही बोलेंगे। आम को हम लोग आम के नाम से ही जानते हैं। तो आम की एक जाति होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो आम है वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। संज्ञा का तीसरा भेद देखेंगे। तीसरा भेद क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, दशा, मन के भाव आदि के विषय में बताते हैं। इन्हें छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। हमने क्या कहा कि भाववाचक संज्ञा मन की दशा, व्यक्ति की मन की दशा, या फिर क्या है, किसी वस्तु का स्थिति, ये सारी चीज़ें क्या होती है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम लोग इसको हाथ से छू नहीं सकते। जैसे हमने इस पेन को छुआ है, तो ये एक सॉलिड पेन है, ये एक वस्तु है, लेकिन इसको हमने छू लिया है क्योंकि ये इसका संरचना सामने है। ये सफ़ेद है, ये काले रंग की है, इसकी जो टोपी है वो काली है, बाकी नीचे का जो इसका शरीर है वो क्या है, सफ़ेद है। तो लेकिन जो भाव होता है, मन का भाव होता है, उसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे हमको गुस्सा आना, किसी चीज़ को देख के लालच होना, या कोई बहुत सुंदर है, हम लोग देख के बोलते हैं ये बहुत सुंदर लड़का है या लड़की है, कितना अच्छा लग रहा है। ये जो मन में फीलिंग्स आती है, जो हम अनुभव करते हैं, हम जो महसूस करते हैं, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, भाव बोला जाता है। या कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, या बुढ़ापा हो, बचपन हो, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण देखो, तुम्हारी ईमानदारी हमें पसंद है। तुम्हारी ईमानदारी हमें पसंद है, ये एक क्या है, वाक्य है। इसमें ईमानदारी जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी को हम नाप तौल नहीं सकते हैं, ईमानदारी को, किसी की ईमानदारी को हम नाप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि ये बच्चा बहुत ईमानदार है या ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है। उसको हम लोग किसी तरह से छू नहीं सकते ईमानदारी को, या हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कि ईमानदारी है वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का शब्द है। दूसरा उदाहरण, कंजूसी से मिठाई मत दो। कंजूसी से मिठाई मत दो। कंजूसी, कोई कंजूसी करता है तो हम क्या बोलते हैं, कंजूसी मत किया करो, क्योंकि हमने वो फील किया है उस चीज़ को, कि हमें लग रहा है कि वो कंजूस आदमी
नहीं है, कम कम दे रहा है, तो हमने सिर्फ उसको फील किया है और बोला है कि कंजूसी से मिठाई मत दो। हमने महसूस किया वो कंजूस है, तो इसको हम तौल नहीं सक रहे हैं, उसको हम नाप नहीं सक रहे हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसलिए जो कंजूसी शब्द है वो भी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगा। तीसरा उदाहरण है, क्रोध मित्र को दूर कर देता है। क्रोध जो है वो क्या कर सकते हैं, हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसा कोई भी क्लास में बच्चा बदमाशी करता है तो टीचर गुस्सा होते हैं, क्रोध करते हैं, या फिर कोई बच्चा टीचर के ऊपर गुस्सा हो जाता है, तो ये हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम नहीं छू सकते हैं, है ना। तो क्रोध जो है क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। चौथा क्या है, देखो बूढ़ा आदमी गिर गया। देखो बूढ़ा आदमी गिर गया। ये बुढ़ापा क्या है, अवस्था है ना। ये बुढ़ापा अवस्था होने के कारण क्या है कि बुढ़ापा नापा नहीं जा सकता है। धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम बुजुर्ग होते जाते हैं, हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, हम बुजुर्ग होते हैं और उसको हम नाप नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये बुढ़ापा जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। नेक्स्ट है तुम बहुत आलसी हो। तुम बहुत आलसी हो। हम महसूस कर रहे हैं कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, तुम लिख नहीं रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम कोई घर का काम नहीं करते हो। इसका क्या मतलब है कि तुम बहुत आलसी हो। ये तो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि वो आदमी कोई काम नहीं करता या वो बच्चा कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्या है, आलसी आदमी है। तो ये आलसी जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का शब्द कहलाएगा। सॉरी, ये क्या है, वो क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा का शब्द कहलाएगा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम कौन कौन से शब्द रख सकते हैं, क्रोध, सुंदरता, ईमानदारी, कंजूसी, आलस्य, अवस्था, बुढ़ापा, बचपन, ये कोई भी अवस्था हो सकता है, या यौवन, ये कोई भी अवस्था आपके किसके अंतर्गत आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है।